हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आई एम पायल कमिंग विद द चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 4। इन पार्ट 1 वी हैव completed or we have studied about the autotrophic nutrition, respiration, transportation and excretion. In part 2 we have completed to the nutrition in heterotrophic organisms as well as in microorganisms or human being. In part 3 we have completed about the respiration processes in microorganism as well as in human being. In part 4 we are going to study about the excretion process and transportation process in human being as well as in microorganisms. Transportation. So transportation of food material from top to bottom, or we can call it as a cell to cell, and it's required for the all living organism. All the component like air, water, food are the transport from the one part to another part. So all living organism need to few necessary component like air, water, food for their survival, right? So हमारे जितने भी living organisms है, चाहे वो plants हो, चाहे human beings हो, चाहे वो animals हो, so उनको सर्वाइव करने के लिए एयर, वाटर एंड फूड की बहुत ज्यादा जरूरत है। so अगर इन्होंने एयर लिया, राइट, सो ऑक्सीजन ले रहे हैं, फूड का इंटेक कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो रही है, सो पर्टिकुलरली एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, बिकॉज जब डाइजेस्ट कर रहे हैं हम फूड को तो उसमें क्या हो रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रही है, रिलीज हो रही है। तो एनर्जी जो है रिक्वायर्ड किस चीज के लिए हो रही है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। और व्हाट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एक्टिविटी? जो हम लोग वर्क करते हैं, डे टू डे लाइफ में चलते हैं, फिरते हैं, देन अनदर वर्क्स करते हैं, सो ये होती है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सो इन सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए, या फिर जो फूड है, हम जो एयर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गन को क्या है, परफॉर्म करने के लिए कि वो अपना काम और अपना फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से करे। सो हर एक पार्ट में एयर, वाटर, फूड जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। अब किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? सो हमने डाइजेशन में देखा था कि माउथ से लेके हमारे एक्सक्रीशन तक के सारी प्रोसेस की किस तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है हमारा न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग में हमने देखा था कि माउथ में इनिशियल डाइजेशन, देन स्टमक में फिर थोड़ा सा डाइजेशन होगा, फिर देन इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा, देन एक्सेस अमाउंट ऑफ जो फूड होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो रिमूव हो जाएगा थ्रू द एनस। सो ड्यूरिंग दिस, उसी के साथ में हम लोग जो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में स्टडी किया है। सो रेस्पिरेशन जो करते प्रोसेस होती है, हम ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ CO2। सो जो ऑक्सीजन का इनहेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो है ईच एंड एवरी पार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो ग्लूकोज यूनिट है उसका ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि हर एक सेल में ग्लूकोज यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड देन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन होता है, राइट। सो जो ब्रेक डाउन होता है तो CO2 फॉर्म होता है, बिकॉज ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है CO2 में, एंड एनर्जी जो रिलीज होती है वो किस में यूज होती है? हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। सो इस तरीके से जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है हमारा किस तरीके से होगा? बिकॉज वॉयली से क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन ब्लड वेसल में जा रहा है, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू टॉप टू बॉटम आवर बॉडी, मीन्स सर से लेके पैर तक के हमारे ब्लड का क्या होना, ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है। तो ये किसी न किसी तरीके से होगा या फिर किसी ऑर्गन के थ्रू होगा, बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव अ ऑर्गन्स टू परफॉर्म देयर ओन वर्क। डिफरेंट ऑर्गन जो है, हर एक ऑर्गन जो है वो अपना खुद का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी इंटेस्टाइन है, वो डाइजेशन का काम करती है, राइट। जो रेस्पिरेशन है, जो लंग्स है हमारा, जिसमें अवॉइली प्रेजेंट है ना, तो लंग्स है वो सांस लेने का काम करते हैं, रेस्पिरेशन का, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का, राइट। तो वैसे ही हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है उसको परफॉर्म करने के लिए क्या है, हार्ट है। सो फर्दर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा। On our regular basis, animal ensure this element by breathing, drinking and eating. जो हमारे डेली बेसिस पे एनिमल्स जो है वो ब्रीदिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, ये कंटिन्यूअसली उनकी प्रोसेस चलते रहती है। The requirement element are transport to the body, cell and tissue by the transportation system. जो requires होते हैं, required elements होते हैं body cells को और tissues को, तो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है? एक ट्रांसपोर्टेड सिस्टम से। एक सिस्टम होती है जिसे हम ट्रांसपोर्टेड सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा है हमारे डे टू डे लाइफ में कि अगर हमको
हमारे हाउस से, हमारे होम से स्कूल जाना हो, तो स्कूल जाने के लिए भी हमको साइकिल होती है, प्रोवाइड की गई रहती है, या तो फिर बस लगाई हुई रहती है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेड सिस्टम हो गई, है ना, हमको स्कूल से घर आने के लिए और घर से स्कूल जाने के लिए। सिमिलरली इन अवर बॉडी की जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है, जो हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है उनके ट्रांसपोर्ट करने, ईच एंड एवरी सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेटेड सिस्टम है, राइट। In plant, the vascular tissue is responsible for the transporting system. हमने प्लांट्स में जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसमें रेस्पिरेशन सिस्टम की स्टडी किया था, उसमें देखा था जो वस्कुलर टिश्यू होती है, जाइलम एंड फाइलम, राइट, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेटिंग के लिए, राइट। द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, अब ह्यूमन में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन इज डन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। In circulatory system, in human being, human mainly consist of blood and blood vessels. So ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, हार्ट के थ्रू होगा, ठीक है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गई हमारी, वो हार्ट हो गई। तो इन ह्यूमन बीइंग हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ईच एंड एवरी रिक्वायर्ड एलिमेंट. It is responsible for the supply of oxygen as well as nutrient and as well as removal of carbon dioxide and other excretory product. तो हार्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, साथ ही साथ में रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर हैंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करने के लिए, राइट। इन इट ऑल्सो हेल्प द फाइट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए भी ये। Now we are going to study the structure of heart and how it will be the work in our body. Heart किस तरीके से वर्क करता है, परफॉर्म करता है, एंड साथ ही साथ में हम उसका स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द हार्ट वर्क टुगेदर, किस तरीके से वो वर्क करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड वेसल्स को और ब्लड को। इन मस्कुलर ऑर्गन विच इज लोकेटेड नियर द चेस्ट साइडली टुवर्ड द लेफ्ट, इट इन द थ्रोइक रीजन, जो हमारा डायफ्राइग्राम है, हमने देखा था, किसमें देखा था हमने, लंग्स में देखा था, रेस्पिरेशन सिस्टम में देखा था कि जो हमारा डायफ्राइग्राम है उसमें रिब्स है, जस्ट अबव क्या है, रिब्स है, एंड वहां पे क्या है, लंग्स का प्लेस किया गया है, एंड बीचों बीच में जो है एकदम सेंट्रलाइज क्या है, हमारा हार्ट है, और स्लाइटली लेफ्ट साइड में क्या है, वो ओरिएंटेड है या फिर लोकेटेड है, जस्ट इसलिए ही वो थ्रोइक रीजन में है, थोड़ा सा स्लाइटली ओब्लेंगेटेड कह सकते हो आप, या फिर स्लाइटली ओरिएंटेटेड कह सकते हैं, राइट। दैट्स व्हाई वी सेड कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, बिकॉज दे आर, वो बीच में ही होता है, सेंट्रलाइज डायफ्राइग्राम के बीचों बीच ही होता है, बट स्लाइटली ओरिएंटेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड, राइट। दैट्स व्हाई हार्ट इज ऑन अवर लेफ्ट साइड. द हार्ट इज इन द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. हार्ट क्या है हमारा, जो दिल है वो पंपिंग ऑर्गन है, राइट, क्या है, पंपिंग ऑर्गन. The human heart is divided into 4 chamber. किसमें डिवाइड किया हुआ है, 4 चेम्बर में, which are involved in the transportation of oxygenated and deoxygenated blood. Oxygenated blood means जो pure blood होता है, and deoxygenated blood means जो unpure blood होता है. तो जो हार्ट है हमारा वो 4 चेम्बर्स में डिवाइड किया गया है. The upper 2 chambers are called arteria, whereas the lower 2 chamber is called as verticals. जो हमारा अपर पार्ट है हार्ट का उसे क्या कहते हैं, आर्टरिया, राइट. देन लोअर पार्ट क्या कहेगा, वेंट्रिकल्स. अब हम लोग स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है वो. तो हमारा राइट पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो है हमारी ब्लू कलर की, राइट. देन राइट पल्मोनरी जो वेन्स है वो है हमारे रेड कलर के छोटे छोटे दिख रहे हैं. एंड ईच एंड एवरी जो फंक्शन है हर एक पार्ट का वो हम फर्दर स्टडी करेंगे. अभी हम स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, राइट. राइट आर्टियम एंड लेफ्ट आर्टियम, जो अपर पार्ट का जो आर्टरिया है हमारा अपर पार्ट के जो 2 पार्ट्स है, बिकॉज द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर. तो अपर 2 चैम्बर इज कॉल्ड एज आर्टरिया एंड राइट आर्टियम एंड लेफ्ट आर्टियम. और हम लोग जो हमारे फेस टू फेस हमारे सामने देख रहे हैं तो हमारे जस्ट अपोजिट दिख रहा है, राइट, क्योंकि हमारे राइट साइड में लेफ्ट साइड दिख रहा है और हमारे लेफ्ट साइड में राइट साइड दिख रहा है. तो वो क्यों होगा, क्योंकि वो हमारे जस्ट अपोजिट है, इसलिए ही वो राइट हमारा लेफ्ट में है और लेफ्ट हमारा राइट में है. देन राइट वर्टिकल्स एंड लेफ्ट वर्टिकल्स, जो लोअर चेम्बर है हमारा किसका, हार्ट का. द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट इज फॉलो. अब ये किस तरीके से हार्ट में फ्लो ऑफ ब्लड होगा, राइट. एक स्टेप बाय स्टेप होगा कि हर एक पार्ट से वो ब्लड का फ्लो किस तरीके से होगा. तो इनिशियली वेन्स जो है
राइट। वेन्स क्या करेगा, कलेक्ट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कहाँ से, बॉडी के हर अलग अलग पार्ट्स में से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स अनप्योर ब्लड को वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा इनिशियली फर्स्ट स्टेप। देन बाद में वो ट्रांसफर करेगा राइट आर्ट्रियम को, देन राइट वर्टिकल को ट्रांसफर करेगा। कौन, राइट आर्ट्रियम राइट वर्टिकल को। ये राइट साइड से फ्लो हो रहा है, जो हमारा राइट साइड है उस राइट साइड से हमारा इनप्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो हो रहा है, राइट। देन पल्मोनरी आर्टरीज जो हमारे राइट में प्रेजेंट है, देन लंग्स के बाद में पल्मोनरी वेन्स, देन वेन्स के बाद में लेफ्ट आर्टियम। अब क्या हो रहा है कि जो हमारा वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स है, उसमें से क्या हो रहा है, अभी लेफ्ट आर्टियम में जा रहा है, राइट। अभी राइट में से लेफ्ट में जा रहा है। देन लेफ्ट वर्टिकल्स एंड द आर्टरीज आर कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट। जो प्योर ब्लड है, अब वो क्या करेगा, आर्टरीज जो है हमारे, राइट, वो क्या करेंगे, कैरी करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ट्रांसफर करेंगे कहाँ, पूरे होल बॉडी में, राइट। आर्टरीज का काम है ट्रांसफर करने का और वेन्स का काम क्या है, कलेक्ट करने का। ब्लड वेसल्स, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट जो है उसको ट्रांसफर कर रहा है, बिकॉज ब्लड वेसल्स क्या कैरी कर रहे हैं, ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं। हमने रेस्पिरेशन में देखा था, जो वो वॉयली है लंग्स की, वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन को ब्लड वेसल को ट्रांसफर कर रही है। तो ब्लड वेसल कैरी द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड को कैरी कर रही है पूरी होल बॉडी में। देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब कितने टाइप से हमारे ब्लड वेसल्स के, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। सो आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट वेन्स कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स एंड कैपिलरीज। जो अभी हमने ब्लड वेसल से ने ऑक्सीजन लिया कहाँ से, ऑयली से, अब वो कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, सेल्स एंड कैपिलरीज। जो हमारे सेल्स है उसकी कैपिलरीज में गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। देन डिफरेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, एग्जैक्टली डिफरेंट क्या है, जो हमारा आर्टरीज है वो क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर रहा है। वेन्स क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, राइट। तो आर्टरीज और वेन्स का जो है दोनों का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है। तो उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पे शो किया गया है, जो रेड कलर का है हमारा, वो क्या है, आर्टरी। यहाँ पे सिर्फ कलर वाइज शो किया है, अदरवाइज हमारे हार्ट के अंदर ये सेम कलर के होते हैं। तो रेड कलर जो है हमारा आर्टरी एंड जो वेन्स है ये ब्लू कलर से शो किए गए हैं। सो ये, और जो कैपिलरीज है, राइट, यहाँ पे कैपिलरीज दिख रहा है, ये कैपिलरीज है और ये एक दूसरे के साथ में कैपिलरी थ्रू कनेक्टेड है, राइट। देन आर्टरीज एन आर्टरी कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी क्या कर रहे हैं, ब्लड को अवे मतलब दूर ले जाना, एंड वेन्स क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट लेकर आना, राइट। देन आर्टरी इज अ थिकर देन वेन्स। जो आर्टरीज होते हैं वो थिक होते हैं वेन्स के कंपैरिजन में, वेन्स आर थिनर। द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज क्या कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करे, कौन से, पल्मोनरी आर्टरी। बट वेन्स जो है पल्मोनरी वेन्स, राइट, हम कौन सी वेन्स की बात कर रहे हैं, पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरीज कर रहे हैं। देन आर्टरीज हैव अ रिजिड वॉल। रिजिड वॉल मीन्स जो ठोस, एकदम ठोस वॉल होती है, राइट, उसे हम रिजिड वॉल कहते हैं। जो मूव नहीं होती, एक जगह पोजिशनेट होती है, उसकी मूवमेंट नहीं होती, उसी को हम रिजिड वॉल कहते हैं। देन वेन्स हैव अ कंपैरेटिवली क्या होगा, थिनर वॉल। थिनर वॉल मीन्स एज कम्पेयर टू आर्टरीज क्या होगा, उसकी जो वॉल्स होगी वो थीन होगी, बिकॉज उसकी साइज भी बहुत थीनर है एज कम्पेयर टू द आर्टरीज। ब्लड फ्लो अंडर द प्रेशर थ्रू एन आर्टरीज। जो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है वो अंडर प्रेशर फ्लो होगा। अंडर प्रेशर मीन्स बिलो द प्रेशर, राइट। और जो वेन्स है उसमें अबोव द प्रेशर, राइट, अबोव द प्रेशर मीन्स अपर पोर्शन में जाएगा ब्लड वेन्स में से, और आर्टरीज से क्या होगा, लोअर साइड में ब्लड जाएगा। देन ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज इज नैरो। जो ल्यूमेन है आर्टरीज की ल्यूमेन मीन्स जो इनर पार्ट है, राइट, वो नैरो है, और वेन्स की क्या है, वाइडर है। बिकॉज दोनों में डिफरेंस क्या है, आर्टरीज जो है हमारे ब्लड को नीचे साइड ले जा रहे हैं, हमारे बॉडी से नीचे साइड में, तो वो नैरो है,
है ना। क्यों नैरो है? बिकॉज इसमें जो प्रेशर है ज्यादा नहीं लग रहा, हम ऊपर नहीं उठा रहे हैं ब्लड को। वेंस क्या कर रहे हैं? ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। पंप जब होगा हमारा हार्ट, तो वेन से क्या होगा, लोअर बॉडी से अपर बॉडी में क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा। तो इसीलिए ही ये जो होते हैं ल्यूमेन ऑफ द, जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वेन्स होता है या फिर इंटरनल ये स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा, कंपैरेटिवली वाइडर होगा एज कंपेयर टू द आर्टरीज। Blood pressure. So what is called as blood pressure? Pressure exerted by the blood when it flow through the blood vessel to the whole body. जब whole body में से blood vessels में से blood क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जो प्रेशर एक्सर्शन होता है, प्रेशर का एक्सर्टेड होता है, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ड्यू टू द ट्रांसफर और फ्लो ऑफ ब्लड। किसकी वजह से? फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से, फ्लो ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से जो प्रेशर बन रहा है, हम उसी को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, राइट। सो देयर आर टू डिफरेंट वेरिएंट ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। So the pressure exerted by the wall of arteries when the heart is filling with the blood is called as diastolic pressure. It means कि जो arteries में feel हो रहा है blood, right? Because arteries क्या काम करते हैं, blood को throughout the ले जाने का, away from the heart, हार्ट से दूर ले जाने का। तो उसमें जब ब्लड फिल्ड हो जाता है, कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, सो एक प्रेशर का एक्सर्ट होता है, तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर व्हेन एवर द ब्लड इज स्टोर्ड और व्हेन एवर द ब्लड इज फिल्ड इनसाइड द आर्टरीज। The pressure exerted, that pressure is called as diastolic pressure. It continues the minimum pressure on the arteries. इसमें कुछ minimum pressure होता है because जब during the filling of blood होगा arteries में, तो amount of जो pressure है वो धीरे धीरे क्या होगा, increase होगा, minimum pressure. So जब minimum से ज्यादा हो जाएगा, right? जब उसमें complete filled हो जाएगा और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, उसमें से ब्लड जो है उसमें से आउट होगा। तो मिनिमम प्रेशर की इससे ज्यादा उसमें नहीं होना चाहिए। सो कितना होना चाहिए फिर प्रेशर आर्टरीज में? द नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर शुड बी 60 to 80 mmHg. व्हाट इज द mmHg? इट इज अ प्रेशर यूनिट। व्हाट इज इट? प्रेशर की यूनिट है mmHg, जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड प्रेशर जब चेक करते हैं, तो लोअर प्रेशर जो होता है 60 to 80 एंड अपर प्रेशर कितना होता है 100 to 120। सो इस तरीके से जो 80 to 100, 80 to 120 तक के, सो इस तरीके से जो प्रेशर होता है, तो डायस्टोलिक का प्रेशर, मिनिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, 60 to 80 mmHg, जो हमारा फिलिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज, इससे ज्यादा उसमें ब्लड फिल नहीं होना चाहिए, राइट। सो प्रेशर ऑफ diastolic pressure, diastolic blood pressure is minimum 60 to 80 mmHg. The pressure exerted on the wall of arteries when heart is pumping, the blood is called as systolic pressure. जब arteries के wall पे pressure exert होता है, जब हार्ट पंप करेगा, इट मीन्स कि उसमें से क्या होगा, ब्लड आउट होगा, बाहर जाएगा, तब जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर एंड इट कंटिन्यूज विद द मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन द आर्टरीज। इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड होगा, और इसका रेंज कितना होना चाहिए, 90 to 120 mmHg का, राइट। डायस्टोलिक प्रेशर का 60 to 80 जो मिनिमम प्रेशर होगा, और सिस्टोलिक प्रेशर जो मैक्सिमम प्रेशर अप्लाइड करेगा किस पे, आर्टरीज पे, ऑन आर्टरीज, दैट शुड बी 90 to 120 mmHg। ब्लीडिंग, अब व्हाट इज मीन बाय ब्लीडिंग? जब हमारा हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, घुटने फूट जाते हैं, राइट, तो उसमें से जो ब्लड आउट होता है, बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग occurs when the blood vessel rupture. ये कब होता है, जब ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, तो उसमें से जो ब्लड आउट होता है, निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द platelets that helps to clotting the blood at the site of the injury. जहां पे हमको इंजुरी हो जाती है, कट हो जाता है, तो उसी जगह से जब ब्लड बाहर आता है, ब्लीडिंग होनी शुरू होती है, तो उसमें से जो एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो फाइब्रोजिन का सीक्रेशन करता है, फाइब्रोजिन ऑलरेडी हमारे ब्लड में होता है, सो जैसे ही वो ब्लड वेसल को रप्चर करके बाहर आएगा, तो क्या होगा, फाइबर बनने लग जाएंगे और क्लॉट होने लग जाएगा, राइट। तो वो क्या कर देगा, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगा,
क्यों? क्योंकि वो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड वहां पे होगा, कहाँ पे? ऑन द साइट ऑफ इंजुरी, जहां पे ऑन द साइट ऑफ कट के तरफ। Blood clotting is the process of forming of clots in order to prevent the excess loss of blood. ये किससे प्रिवेंट करता है? एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड से प्रिवेंट करता है। जहां पे कट हो गया है वहां पे क्लॉटिंग होने लग जाती है, क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, और जो अनदर फ्लो ऑफ ब्लड है वो क्या हो जाता है? वहां पे स्टॉप हो जाता है। तो इट साइमल्टेनियसली ये क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है किसका? ब्लड फ्लो का, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर निकलने के लिए जो ब्लड निकल रहा है उसको साइमल्टेनियसली स्टॉप कर रहा है। It is a gel-like mass which is formed by the platelets and fiber-like protein. जो fiber-like protein होता है और सेल जो होते हैं हमारे प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड के, उनके बीच में जो रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जेल लाइक एक मास बन जाता है, वही वो क्लॉट्स का फॉर्मेशन होता है और फर्दर क्या हो जाते हैं? वो एकदम हार्ड हो जाते हैं। डबल सर्कुलेशन, अब जो हमारा हार्ट में से सर्कुलेशन हुआ, राइट साइड में से हमारा जो आर्टरीज में से गया, देन लेफ्ट साइड में से गया, सो राइट साइड में से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, एंड देन हमारा जो लेफ्ट साइड है उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। सो अब डबल सर्कुलेशन, जो साइमल्टेनियसली सर्कुलेशन है हमारा डीऑक्सीजनेटेड विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन बोथ द साइड ऑफ द हार्ट, दैट कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन। अब ये किस तरीके से होता है? इन ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस। बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेट किस तरीके से होता है? 2 बार होता है। कैसे? लब एंड डब, एक आर्टरीज में एक बार आना और उसमें से जाना। आर्टरीज पहले क्या हो जाएगी? फिल, तो वो हो जाएगा लब, और जब वहां से निकल जाएगा, जो आर्टरीज से ब्लड बाहर जा रहा है थ्रू अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज डब। सो इस तरीके से जो ट्वाइस, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ जो ब्लड में, हार्ट में ब्लड आना और जाना, दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। Hence, the circulation in human being is called as double circulation. The diagram shows the double circulation. जो हमारा blue part है, blue part जो है हमारा pulmonary artery, vein, conver body, form the body. तो ये क्या कर रहा है? हमारा जो हमारा right part है वो unpure deoxygenated blood का flow कर रहा है from body to heart, हार्ट की तरफ लाना, और जो रेड है वो सप्लाई कर रहा है प्योर ब्लड को। रेड पार्ट जो है हमारा लेफ्ट साइड जो है, जो प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करने का काम कर रहा है। सो साइमल्टेनियसली बोथ द सर्कुलेशन एक साथ चल रहा है, ठीक है? उस हार्ट के तरफ ब्लड आना और हार्ट से ब्लड जाना, देन बोथ द प्रोसेस आर वर्क टुगेदर, दैट्स व्हाई द सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। Excretion. What is meant by excretion? The excess amount of food or excess amount of waste material inside the body which are not useful for our body, it can be removed from the मेटाबॉलिक वेस्ट, जो है हमारे बॉडी में से रिमूव हो जाते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर अस, जो यूज नहीं होते हमारे लिए, वो उसका बाहर निकल जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। Organism like animal have a advanced and specialized system for excretion. जो animals होते हैं, ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स मीन्स जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके पास में एक स्पेशलाइज सिस्टम होती है एक्सक्रीशन के लिए। बट इन प्लांट्स लक ऑफ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो प्लांट्स होते हैं उनके पास में वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होती। प्लांट में जो होता है, राइट, वो किस फॉर्म में होता है? एक तो लेटेक्स फॉर्म में होगा, वाटर फॉर्म में होगा। वाटर फॉर्म कहाँ से? लीव्स से, लीव्स के आउटर सरफेस से वाटर जो है रिमूव होगा। देन सॉल्ट फॉर्म में होगा तो वो भी लीव्स के आउटर सरफेस पे होगा। देन गम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकलता है जब हम लोग पेड़ को कट करते हैं, राइट, एक साइड से कट पड़ जाता है, सो जो गम लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, तो इस तरीके से उसमें से एक्सक्रीटरी निकलता है, जो लेटेक्स मिल्की लाइक प्रोडक्ट निकलता है कुछ प्लांट्स में से। हमने पपैया के प्लांट में देखा होगा, जैसे ही हम पपैया को ब्रेक करते हैं या फिर उसमें से रिमूव करते हैं प्लांट में से, तो वहां से एक मिल्की लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेटेक्स। तो इस तरीके से उसमें से एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स में, बिकॉज दे डज नॉट हैव अ स्पेशलाइज्ड और वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट इन ह्यूमन बींग में क्या होता है कि एक स्पेशलाइज सिस्टम प्रोवाइड की गई रहती है एक ऑर्गेनिजम्स में, कि हर एक एक्सक्रीशन के लिए पर्टिकुलर प्रोसेस होती है। जैसे कि जब हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो CO2 जो है हमारे बॉडी के लिए वो अनयूजफुल सब्सटेंस है, अनयूजफुल एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा? थ्रू आउट जब एक्सहेलेशन होगा तो वो CO2 को रिमूव करेगा, एक्सक्रीट करेगा। वैसे ही जो
यूज फूड मटेरियल है वो एनस थ्रू ड्यूरिंग द डाइजेशन जब हमारा हो रहा है तो अनडाइजेस्टेड फूड और अनयूजफुल सब्सटेंसेस वो एनस थ्रू रिमूव हो जाएगा, राइट। सिमिलरली हमारे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि ड्यूरिंग द डाइजेशन के दौरान जो हमारा अमोनिया है वो रिएक्ट कर रहा है CO2 के साथ में एंड यूरिया का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दैट यूरिया ऑल्सो गेट रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द यूरिनेशन मीन्स कि टॉयलेट के थ्रू हमारा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया है वो निकल जाएगा विद द वाटर, जो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसके साथ में ही वो निकल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से वेल डेवलप्ड सिस्टम जो है हमारे ह्यूमन बींग्स में वो डेवलप हुई है और हर एक ऑर्गन अपना अपना काम करते हैं। They do not have a special organ for the excretion, thus the excretion in plant is not so complex. जो plants है उसमें ज्यादा complex excretion के system नहीं होती। Excretion in unicellular organisms. So unicellular organism means those have a single cell organisms. So amoeba and bacteria में किस तरीके से waste product removed होता है by the means of simple diffusion. In unicellular organisms such as ammonia and bacteria, the waste product is removed by the simple diffusion through the general body surface. Unicellular organism like amoeba, paramecia excrete the excess through the tiny organelles called as contractile vacuoles. जो vacuoles होते हैं, जो सेल होती है पैरामीशिया और अमीबा की, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड जो वो इंटेक कर लेते हैं तो पहले वो प्रिपेयर कर लेते हैं वैक्यूल में और फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल देते हैं, अब सेपरेट आउट होते हैं और एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड को सेपरेट कर लेते हैं, एक्सक्रीट कर लेते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड इन यूनिसेलुलर animal is excreted when the food vehicle merge with the general body. food vehicle क्या हो जाएगा, merge हो जाएगा general body के साथ में and then after उसके बाद में after decomposition of food और after digesting of food the excess amount of food क्या हो जाएगा कि वही सरफेस बॉडी सरफेस क्या करेगा, ओपन होगा आउटसाइड एंड रिमूव हो जाएगा। Excretory system in human beings. So excretory system in human beings included a pair of kidney, a pair of uterus and a urinary bladder and urethra. अब किडनी, यूरेटस एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, तो ये जो सिस्टम है इन ह्यूमन बीइंग के साथ में पास में एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है फॉर द एक्सक्रीशन। दिस प्रोड्यूस यूरिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जो यूरिन है हमारा बॉडी में से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। जो यूरिया है वो कंबाइन होगा किसके साथ में, CO2 के साथ में और यूरिया बनाएगा एंड देन whenever it dissolved with water and it will become urine and remove from the body, or we can say that it can excrete from the body, from the urethral body or from the urinary bladder. So this is the structure of our kidney, like urethra and urinary bladder, right? So ये structure है हमारे किडनी का कि किस तरीके से हमारे ह्यूमन बीइंग में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और ब्लड के प्यूरिफिकेशन में बिकॉज फूड जो है हमारा ब्लड वेसल्स में ही स्टोर होता है, ब्लड वेसल्स में ही ऑक्सीजन होता है एंड ब्लड वेसल्स में ही CO2 होता है, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, राइट। तो ब्लड वेसल्स में को प्यूरिफाई जब होते हैं तब यूरिन जो है CO2 भी उसी में ही है, राइट, हमारा प्रोटीन भी उसी में है, अमोनिया भी उसी में है, देन रिएक्ट विथ ईच अदर, दे फॉर्म द यूरिया एंड व्हेनेवर इट डिसॉल्व इन वाटर और ब्लड के साथ में ही प्रेजेंट होने के बाद में ये कहाँ से, किडनी से प्यूरिफाई होगा। कहाँ पे होगा ये प्यूरिफाई, किडनी में प्यूरिफाई होगा, बिकॉज किडनी इज अ डिफरेंट ऑर्गन फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए जो ऑर्गन है वो है किडनी। फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड और पंपिंग ऑफ ब्लड हार्ट है, राइट। और फॉर द रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए ऑर्गन कौन सा है, लंग्स है। सो ह्यूमन बींग्स के पास में ईच एंड एवरी ऑर्गन जो है वो अपना फंक्शन जो है डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हार्ट सर्कुलेशन का काम कर रहा है, रेस्पिरेशन का काम लंग्स कर रहे हैं, सिमिलरली एक्सक्रीशन का काम जो है, प्यूरिफिकेशन का काम जो है वो किडनी कर रही है, राइट। द पेयर्ड किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अपने पेयर ऑफ किडनी जो है ह्यूमन बीइंग में वो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में। दे आर बेसिकली द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या है ये फिल्ट्रेशन यूनिट, किसका फिल्ट्रेशन कर रही है, ब्लड का। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड एज नेफ्रॉन। किडनी किससे बनी हुई है, टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड एज नेफ्रॉन।
किडनी में आप एक राउंड स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि किस तरीके से किडनी अटैच्ड है, राइट, हमारे राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। एंड जो ब्लू कलर है हमारा, जो ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हमारी वेन्स एंड आर्टरीज है, राइट, तो ब्लू कलर हमारी कौन सी थी, आर्टरीज, रेड कलर क्या थी हमारी, वेन्स। तो इसी तरीके से ब्लड जो है सप्लाई होता है किडनी में थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स, एंड देन आफ्टर ब्लड जो है अनप्योर ब्लड किस में से जाएगा, ब्लू में से, राइट, और वो किडनी में जाकर फिल्टर होगा, देन प्योर ब्लड रेड में से क्या होगा, आउट होगा, एंड देन पंप फ्लो थ्रू द हार्ट, किससे जाएगा, किस तरफ जाएगा, रेड वेन से हार्ट की तरफ जाएगा, और हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड किडनी की तरफ आएगा फॉर द प्यूरिफिकेशन के लिए। Kidney perform the clinical function like filtration waste material, medication and toxic substance from the blood. टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब रिमूव करने का काम करेगी, फिल्ट्रेशन करेगा वेस्ट मटेरियल का, एंड मेडिकेशन, मेडिकेशन मीन्स जो मेडिसिन हम लेते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। देन रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलरिटी, दैट इज फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, बॉडी के अंदर में फ्लूइड का बैलेंस करने का भी काम करती है। देन रेगुलेशन ऑफ आयरन कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी, जो आयन्स हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसका रेगुलेशन का भी काम, मेंटेनेंस का जो काम होता है वो भी किडनी ही करती है। देन रेगुलेशन ऑफ पीएच, जो पीएच मेंटेन होता है हमारे बॉडी का टॉप टू बॉटम, वो भी किडनी ही परफॉर्म करती है। किडनी इज रिस्पॉन्सिबल for maintaining the pH of our body, or we can say that the regulation of maintenance of iron concentration in our body. Regulation of extracellular fluid volume, regulation of extracellular blood volume को भी यही फ्लूइड को मतलब पूरा टॉप टू बॉटम जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम, जो फिल्टर ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाना और अनफिल्टर ब्लड को हार्ट से लेकर आने का काम भी, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम होता है रेगुलेशन, वो भी किडनी ही परफॉर्म करती है। देन सिक्रीशन हार्मोन्स दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स, प्रमोट बोन हेल्थ एंड रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। यही ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है किडनी जिससे ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। देन प्रमोट द बोन हेल्थ, बोन हेल्थ मीन्स हमारे हड्डियों का हेल्थ को भी ये प्रमोट करती है। देन रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखने का काम भी किडनी ही करती है। नेफ्रॉन, जो किडनी है हमारी वो मेडअप ऑफ स्मॉल टाइनी यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। तो एग्जैक्टली नेफ्रॉन क्या है और नेफ्रॉन वर्क कैसे करता है देख लेते हैं अब हम। जो ये स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का है, ईच सिंगल नेफ्रॉन, ये सिंगल नेफ्रॉन है, इससे कंप्लीट किडनी जो है हमारी वो बनी हुई है। तो नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स गेट अटैच्ड विथ ईच अदर एंड मेड अ किडनी। किडनी के अंदर में कितने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं पहले। जो टॉप ओल लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, उसको बोमन कैप्सूल्स कहते हैं, जहां पे इनिशियली ब्लड क्या आता है, कलेक्ट होता है। देन जस्ट कनेक्टेड टू द बोमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड एज कैपिलरी, और बोमन कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेमुनल्स, जो प्यूरिफिकेशन करते हैं ब्लड का। तो छोटे छोटे ग्रेमुल लाइक का स्ट्रक्चर होगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेमुनल्स, राइट। देन फर्दर nephrons are consist of two parts only, that is Bowman's capsule and tubular structure, right? Renal tubule, जिसको हम क्या कहते हैं, renal tubule, और renal tubule is divided into three parts. It means classified into three parts. So first part जो होता है convoluted tubule, जो एकदम 3D like structure, एकदम गुथा सा structure दिख रहा है, वो convoluted tubule. Then U shape जो structure है हमारा, loop of Henle, loop of Henle, right? जो end of the नेफ्रॉन है, जो सबसे आखिरी का पार्ट है, वो है डिस्टल कॉन्युलेटेड ट्यूबल, जो सेपरेट है, एकदम प्लेन है, लाइन, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टल कॉन्युलेटेड ट्यूबल। सो नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, किससे, बोमन कैप्सूल से और रेनल ट्यूबल से। देन अब ये ईच एंड एवरी जो पार्ट है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स जो है वो स्ट्रक्चरल एज वेल एज एन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कैसे, बिकॉज किडनी का जो स्ट्रक्चर है, किडनी इज मेड अप ऑफ कंप्लीट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, राइट। देन फंक्शन भी नेफ्रॉन के अंदर ही होता है, दैट्स व्हाई नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। Each kidney has a millions of nephrons and it is made up of basic structure and functional unit of the kidney. Each nephron has two parts.
मेल्फिंगन बॉडी एंड रेनल ट्यूबुल। जो बर्मन कैप्सूल कैपिलरी और ग्रेमुलस है, दैट इज कॉल्ड एज मेल्फिंगन बॉडी, right? And another part is called as renal tubule. Melphingan body is made up of cup-like structure called as, जो cup-like structure है, oval structure दिख रहा है, that is called as Bowman capsule, right? A branch of capillary, then connected to the branch of capillary that is called as glomerulus, जो आगे से ही glomerulus कहते हैं. They together filter waste material along with the many useful substances. ये एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने के बाद में बहुत सारे मटेरियल और वेस्ट फिल्टर को, मतलब जो हमारा ब्लड है उसको फिल्टर करते हैं. अलॉन्ग विद द यूजफुल सब्सटेंस को रिगेन करना, बॉडी को रिटेन करने का भी काम यही करते हैं. Renal tubule has a region called as proximal convoluted tubule, loop of Henle and distal convoluted tubule. So जो proximal कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल है, जो हमने यहाँ पे देखा था, कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल जो इनिशियल पार्ट ऑफ ट्यूबुल है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल बिकॉज इट इनिशियली कलेक्ट द हाफ प्यूरिफाइड ब्लड. हाफ प्यूरिफाइड मीन्स पार्शियली जो प्यूरिफाइड हुआ है, पार्शियली जो फिल्टर्ड हुआ है Bowman कैप्सूल्स में, इट कलेक्ट द प्रोक्सिमल ब्लड, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड एज प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल. आफ्टर दैट लूप ऑफ हेनल. लूप ऑफ हेनल जो है वो क्या करता है कि जो आयंस का मेंटेनेंस है, जो कि हमने अभी किडनी के फंक्शन में देखा था कि किडनी जो है वो आयंस का मेंटेनेंस करती है पूरे होल बॉडी में. सो जो आयंस है, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस को क्या करेंगे, यूरिन थ्रू रिमूव कर देगी, बट अगर आयंस की रिक्वायरमेंट है तो वो रिगेन भी करेगा. देन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल. कंटिन्यू विद द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल. This region absorb back useful substances into the blood, also filter the remain waste of the substance. जो renal tubule है वो क्या कर रहा है, वो region क्या कर रहा है, यूजफुल सब्सटेंस को रिबैक करने का काम भी कर रहा है, साथ ही साथ में रिमेनिंग फिल्टर का भी काम करते हैं. The output from the nephron is called as urine, right? जो आउटपुट निकलेगा उसे क्या कहेंगे, यूरिन. Hemodialysis. Whenever the kidney fails, it results in a lot of complication, and to compensate this situation, a technology called as dialysis has been developed. It means that कि जब हमारी किडनी फेल हो जाती है, कंप्लीटली दोनों किडनियां फेल हो जाती है और वर्क करना बंद कर देती है, तो एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया है डायलिसिस, जिसे हम कहते हैं डायलिसिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली डायलिसिस करते हैं हमारे ब्लड का. जो हमारा ब्लड सेल्स है उसका डायलिसिस करना मतलब प्यूरिफिकेशन करना. सो डायलिसिस है वो मेम्ब्रेन, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन, और एक साइड से ब्लड फ्लो होगा और जो इम्प्योरिटीज है वो मेम्ब्रेन से चली जाएगी. देन ब्लड स्ट्रीम, एंड वो एक साइड का कौन सा कहलाएगा हमारा, कि डायलाइजर, जिसमें से अनप्योर ब्लड जो है, इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव हो जाएगी. इट यूज अ मशीन फिल्टर कॉल्ड एज डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी. This is to remove excess water and salt to balance the electrolytes in the body and remove the waste product of metabolism. Blood from the body is removed and flowed through the series of the tubes made up of the semi-permeable membrane. Right? That membrane is called as semi-permeable membrane, जिसमें से हमारा ब्लड क्या हो रहा है, प्यूरिफाइड हो रहा है, और अनरिक्वायर्ड मटेरियल जो सॉल्ट मटेरियल है, वाटर है, या फिर अनन्यूट्रिएंट्स है, जो अनयूज्ड न्यूट्रिएंट्स है, वो रिमूव हो रहे हैं. राइट? एंड देन अगेन कलेक्टेड. वी कैन सी हियर इजीली कि यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है वो कलेक्ट हो रही है, एंड अगेन रिबैक हमारा जो ब्लड है वो हम बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं. Then a dialysate flow through the side of membrane which draw the impurities through the membrane. ठीक है, जो मेम्ब्रेन है वो वहां से क्या कर रही है, इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रही है, एंड प्योर ब्लड को अगेन हम बॉडी में दे रहे हैं. दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज अ डायलिसिस इंस्ट्रूमेंट, दैट इज हीमोडायलिसिस. राइट? जो हम आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी. Here we completed part 4 of the chapter life processes. Thank you for listening my lecture. अगर आपको कोई क्वेरीज है या सजेशन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना भी ना भूले, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए. थैंक यू, बाय बाय, एंड सी यू विद द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर.